जय श्री श्याम बच्चों। मैं मंजू रोहिला मिशन पैरामेडिकल और एएनएम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हो अपनी गवर्नमेंट सीट को पाने के लिए, इसको पक्का करने के लिए। तो और मेहनत करनी भी चाहिए बच्चों, क्योंकि हार्डवर्क इज़ अ की ऑफ सक्सेस। बिना मेहनत किए हुए सफलता बच्चों नहीं मिलती। और इसी क्रम में मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ। मैं आपके एएनएम के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, आपकी जो थ्योरेटिकल पार्ट है, उसका एक एक टॉपिक मैं ले रही हूँ। एक एक टॉपिक अपनी क्लासेस में मैं आपको क्लियर करवाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसके लिए आप मेरी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा देखें, उनको शेयर करें बेटा, अपने साथियों को उनके बारे में बताएं, ताकि उनके कंसेप्ट भी क्लियर हो सकें और एग्जाम्स में आप अपने फटाफट अपने क्वेश्चन का आंसर कर सकें। तो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एएनएम। एक एएनएम के क्या रोल हैं, उसके क्या कार्य हैं और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके क्या दायित्व हैं। बच्चों, अगर क्वेश्चन में आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एएनएम की जगह रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर आता है, तो भी बेटा आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एएनएम का ही दूसरा नाम है फीमेल हेल्थ वर्कर। FHW एएनएम को ही बोलते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या क्वेश्चन आ गया, ये तो हमने एएनएम का पढ़ा था। तो वो एक ही बात है, वही रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो एएनएम की है, क्योंकि उसी का दूसरा नाम क्या है, फीमेल हेल्थ वर्कर है। तो चलिए बेटा, आज की क्लास अपन चालू करते हैं। तो पहला जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एएनएम की, वो है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं। जिसके अंतर्गत क्या आएगा बेटा, पहले जो प्रेग्नेंट लेडीज है, जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चलता है, किसी और सोर्सेज से पता चलता है या प्रेग्नेंट महिला एक एएनएम के पास आती है, तो एक एएनएम का कार्य है कि उसका पंजीकरण करना, उसका रजिस्ट्रेशन करना। तो रजिस्ट्रेशन के अंदर कुछ मुख्य बातें हैं जिनकी एंट्रीज होती हैं, जैसे कि गर्भवती महिला का नाम, उसकी उम्र, उसके पति का नाम, कौन सी बार गर्भवती हुई है वो, और उसका क्या एड्रेस है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, और उसकी 4 जांचें करना। एएनसी की 4 जांचें करना बेटा। तो एएनसी में क्या, पहली जांच कब होती है एएनसी में, जैसे गर्भवती महिला एक एएनएम के पास आती है उसी समय उसकी पहली जांच होती है। पहली जांच में उसका HB वगैरह देखना, उसका वजन देखना, उसका ब्लड प्रेशर चेक करना, ये सब उसकी पहली जांच में। और उसको दूसरी जांच होती है उसका 1 महीने के बाद में। तीसरी जांच होती है 28 से 34 सप्ताह के अंदर। चौथी जांच होती है 36 सप्ताह से लेकर और प्रसव तक। उसको कम से कम एक एएनएम को, ये गर्भवती महिला को ये सलाह देना कि आपको कम से कम ये 4 जांचें तो करवानी है। उसके बाद में बेटा उसका टीकाकरण, गर्भवती महिला जैसे ही पता चलता है तो उसको टीटी का टीका लगाना। पहले टीटी का टीका लगता था बेटा, अब गवर्नमेंट जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है उसके अंदर टीडी का, टेटनस टॉक्साइड के साथ डिप्थीरिया का टीका भी गर्भवती महिलाओं को लगता है। कब कब लगता है, जैसे ही गर्भवती महिला आपके पास आती है तो पहला टीका उसी समय लगता है। ऐसा नहीं है कि गर्भवती महिला अपने 7वें महीने में या 8वें महीने में ये तो आपको टीकाकरण नहीं करना है। पहली बार जब भी वो आपके पास आती है और उसका टीकाकरण, अगर टीका पहले एक भी टीका नहीं लगा हुआ तो उसको तुरंत आपको पहली डोज लगानी है। दूसरा टीका गर्भावस्था में जब पहला टीका लग जाता है उसके 28 दिन के बाद में, 1 महीने के बाद में, जब भी आपके सब सेंटर पे या आंगनबाड़ी केंद्र पे टीकाकरण होता है तो गर्भवती महिला को दूसरा टीका लग जाता है, लगा देना चाहिए। उसके बाद में IFA की गोली देना, आयरन फॉलिक एसिड की गोली गर्भवती महिलाओं को देना भी एक एएनएम का कार्य है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको एडवाइस करना है कि IFA की गोली इंपॉर्टेंट क्यों है। 400 mg की गोली एक गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन दी जाती है आयरन फॉलिक एसिड की। उसको बताना है कि गर्भावस्था के दौरान जो ब्लड उसको चाहिए वो ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उसका शिशु, उसका जो बेबी है वो उसी से सब कुछ ले रहा है, न्यूट्रिशन उसी से ले रहा है, उसका ब्लड सर्कुलेशन के लिए वो सब कुछ अपनी माँ से ले रहा है। तो उसकी जो गर्भवती स्त्री को ब्लड की अधिक आवश्यकता है। तो आयरन फॉलिक एसिड क्या करती है, अधिक रक्त का निर्माण करती है बेटा। जो गर्भवती महिला है उसमें ऑक्सीजन की जो सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करती है, और गर्भवती महिलाओं को एनीमिया से, जो रक्त की कमी से बचाती है। एक एएनएम हाई रिस्क प्रेगनेंसी को पहचानना भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कि वह हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान करे और उसको समय रहते रेफर करे, ताकि उसका अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट हो सके। हाई रिस्क प्रेगनेंसी से क्या समझते हो बच्चों आप, क्या होती है हाई रिस्क प्रेगनेंसी? तो बेटा, हाई रिस्क प्रेगनेंसी गर्भावस्था की में वह स्थिति होती है एक माँ और शिशु के लिए जिसमें जटिलताएं सामान्य से अधिक हों, खतरे सामान्य से अधिक हों। प्रेगनेंसी के अंदर छोटे मोटे खतरे तो होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल जो खतरे होते हैं उनसे अत्यधिक
खतरे होना हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी जैसे कि हीमोग्लोबिन कम होना, जैसे अपन ने पढ़ा था आईएफए की गोली क्यों देते हैं, ताकि हीमोग्लोबिन का स्तर, एचबी का स्तर मेंटेन करके रखे गर्भावस्था के दौरान। तो अगर एचबी कम है तो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। अगर हाई ब्लड प्रेशर है गर्भवती महिला का तो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है बेटा। अगर डायबिटीज है उसको तो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। अगर उसको मोटापा ज़्यादा है तो भी वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आती है। अगर माता की उम्र गर्भावस्था के दौरान 17 साल से कम है और 35 साल से अधिक है तो भी वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आती है बच्चों। अगर प्री एक्लैम्प्सिया के लक्षण उसमें दिखते हैं तो भी गर्भवती महिलाओं को एनम को तुरंत रेफर करना चाहिए, वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। और अगर एमनियोटिक फ्लूइड, अगर उसका पेट बाहर गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड है तो भी वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आना चाहिए। तो गर्भावस्था के दौरान एनम का मौलिक कार्य और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह गर्भावस्था के दौरान हाई रिस्क प्रेगनेंसी को समय रहते पहचान सके और उसको अपर जो अपनी हेल्थ सिस्टम है उसमें रेफर कर सके। उसके बाद में आता है कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज के अंदर एक एएनएम की जो कार्य है वो आता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को बढ़ावा देने से क्या होगा बेटा, सुरक्षित प्रसव को सुनिश्चित कर सकते हैं। जो डिलीवरीज हैं वो सेफ हैं, जो माँ और बच्चे की जान को खतरे को मिनिमाइज कर सकते हैं अपन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के दौरान। तो एक महिला को, गर्भवती स्त्री जब पहली बार उसके पास आती है तभी से उसके माइंड सेट करना है कि आपके पास जो फर्स्ट रेफरल यूनिट है डिलीवरी के लिए वो कौन सी है, वहाँ के एम्बुलेंस के नंबर या उसके आशा के नंबर, सब कुछ उसको बताना है आपको कि वहाँ आप डिलीवरी के टाइम वहाँ आपको जाना चाहिए ताकि आप खुद की और अपने बच्चे की सुरक्षा कर सकें। फिर एक एएनएम का कार्य है वो है न्यूबॉर्न की देखभाल करना। जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी देखभाल करने के लिए पहले उसका वजन लेना बेटा, उसका टीकाकरण सुनिश्चित करना कि जन्म के समय क्या उसको बीसीजी की डोज, उसको ओपीवी की 0 डोज और हेपेटाइटिस बर्थ डोज लगी या नहीं लगी ये बताना उसको। और फिर है इसका कार्य है पीएनसी केयर करना। एक एएनएम का कार्य है, इसकी जिम्मेदारी है कि प्रसव पश्चात वह जो धात्री माता है उसकी देखभाल करना। तो जन्म के 24 घंटे के अंदर ही पीएनसी केयर चालू हो जाती है। अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, अगर प्रसव संस्था पर हुआ है, संस्थागत प्रसव है, तो जो ये 24 घंटे वाली केयर है वो हॉस्पिटल में ही हो जाती है। तो एएनएम जब वो घर डिस्चार्ज होकर आती है तो तीसरे दिन से पहली पीएनसी केयर उसकी होती है बेटा, तीसरे दिन से स्टार्ट होती है। तो पहले तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, फिर 14th डे पे, फिर 21th डे पे, फिर 28th डे पे और लास्ट वाली है वो 42 डे पे होती है। 6 पीएनसी जांचें एक एएनएम की जिम्मेदारी है कि वह प्रसव के बाद महिला की करे। उसके बाद में जो दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य और जिम्मेदारी है एएनएम की वह है बेटा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, टीकाकरण कार्यक्रम करना। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अनुसार सारे टीके लगाना एक गर्भवती स्त्री को और बच्चों में सारे टीके ये सुनिश्चित करेगी कि एएनएम क्या एक गर्भवती महिला को जितने टीके लगने चाहिए उसको लगे हैं, एक न्यूबॉर्न बेबी को जितने टीके लगने चाहिए उसको लगे हैं नहीं लगे, ये एक एएनएम की जिम्मेदारी है। वह टीकाकरण कार्य अपने सब सेंटर पर या आंगनबाड़ी केंद्र पर करना सुनिश्चित करेगी। इसकी जानकारी गांव में लोगों को उपलब्ध करवाएगी और वह पूरे प्रयास करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लाभार्थी हैं उसके सब सेंटर पर आएँ और इसका लाभ उठाएं। तो जब जन्म होता है तो बच्चे को बीसीजी का टीका लगता है बेटा, ओपीवी 0 डोज लगती है और हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है। अगर बीसीजी का टीका संस्था पे नहीं लगा तो एक एएनएम की जिम्मेदारी कि जब बच्चा पहली बार 1.5 महीने पे आता है उसके पास टीके लगवाने के लिए तो उस समय उसको बीसीजी का टीका लगाए। तो सबसे पहले गर्भवती महिला आएगी तो उसके कौन कौन से टीके लगते हैं बेटा, टीटी की फर्स्ट डोज प्रेगनेंसी का पता चलते ही, टीडी की सेकेंड डोज पहली डोज के 28 दिन के बाद में, 1 महीने के बाद में। और जो गर्भवती महिलाएं अगर पहली गर्भावस्था के बाद दूसरी गर्भावस्था 3 साल के अंदर अगर वो गर्भवती हो जाती है तो उसको टीडी की बूस्टर डोज लगती है। ध्यान से सुने बेटा, अगर गर्भवती महिला दूसरी बार गर्भवती हो रही है और उसका फर्स्ट गर्भावस्था और सेकंड गर्भावस्था में जो ड्यूरेशन है वो 3 साल से कम है तो उसको टीडी की एक ही डोज लगेगी, टीडी की बूस्टर डोज लगेगी। उसके बाद में जब प्रसव के बाद में उसका बेबी होता है तो जन्म के समय उसके कौन कौन से टीके लगते हैं बेटा, बीसीजी का टीका लगता है,
ओपीवी की 0 डोज लगती है और हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है। उसके बाद में बच्चा 1.5 महीने का आपके पास आता है, एक एनम के पास आता है, तो कौन कौन से टीके लगाएगी एक एनम 1.5 महीने पे उस बच्चे को? उसको पेंटावेलेंट की पहली खुराक लगाएगी, ओरल ओपीवी की पहली डोज देगी, रोटा वायरस की 5 बूंदी पहली रोटा वायरस की पहली डोज देगी बेटा उसको, और FIPV की पहली डोज देगी उसको, PCV की पहली डोज देगी उसको। उसके बाद में 2.5 महीने पे बच्चा, उसको एडवाइस कीजिए पहली डोज के बाद में और दूसरी डोज के बीच में जो अंतर होना चाहिए वो 28 दिन का होना चाहिए। दूसरी डोज उसको लगेगी, पेंटावेलेंस की दूसरी डोज लगेगी बेटा, OPV की दूसरी डोज लगेगी उसको, और रोटावायरस की दूसरी डोज लगेगी। फिर बच्चा आएगा 3.5 महीने पे, सेकेंड डोज के 28 दिन के बाद में थर्ड डोज लगेगी। उसमें कौन से टीके लगेंगे? वही सारे टीके लगेंगे जो पहली डोज में लगे थे। पेंटावेलेंट की तीसरी खुराक दी जाएगी बच्चे को, FIPV की दूसरी खुराक दी जाएगी, OPV की तीसरी खुराक दी जाएगी, रोटा वायरस की तीसरी खुराक दी जाएगी और PCV की दूसरी खुराक दी जाएगी। जब 1.5, 2.5 और 3.5 महीने के टीके लग जाएंगे तो आपको गर्भवती महिला को एडवाइस करना है कि जब उसका बच्चा 9 महीने का पूरा हो जाएगा, गर्भवती महिला को नहीं, एक प्रसव के बाद में उसकी जो धात्री माता है उसको एडवाइस करना है आपको कि जब बच्चा आपका 9 महीने का पूरा हो जाए तो उसको आपके सब सेंटर पे टीकाकरण दिवस के दिन लेके आना है और उसको मीजल्स रूबेला का पहला टीका लगेगा। उसके साथ विटामिन ए की पहली खुराक पिलाई जाएगी और PCV की बूस्टर डोज लगेगी। PCV की बूस्टर डोज लगेगी। 9 महीने के पश्चात 1.5 साल का जब बच्चा होगा तो उसको जो टीके लगेंगे उसको एडवाइस करना है कि आपका बच्चा 1.5 साल का हो जाएगा तो इस दिन आपको आप स्वास्थ्य केंद्र में अपने बच्चों को लेकर आए और उसको मीजल्स रूबेला की दूसरी डोज लगेगी बेटा, DPT बूस्टर की डोज लगेगी, OPV बूस्टर की डोज दी जाएगी उसको, विटामिन ए की दूसरी खुराक पिलाई जाएगी। उसके बाद में जब बच्चा 5 साल का होगा तो उसको DPT की बूस्टर डोज सेकंड लगेगी। 1.5 साल पे उसको DPT की बूस्टर डोज पहली लगी थी, जब बच्चा 5 साल का हो जाएगा तो DPT बूस्टर डोज सेकंड लगेगी उसकी। उसके बाद में जब बच्चा 10 साल का होगा तो उसको TD की डोज लगेगी बेटा, और जब बच्चा 16 साल का होगा तो उसको TD की सेकंड डोज लगेगी। तो जन्म से लेकर और 16 साल तक जो भी टीके मैंने आपको बताए हैं, जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो पूरा इसी क्रम में बच्चे को ये डोजेज लगेंगे। तो एक एनम की जिम्मेदारी है, इसका कार्य है कि वह ध्यान रखें कि उस बच्चे को क्या उपयुक्त समय पे सारी डोजेज लगी हैं या नहीं लगी। उसके बाद में जो बेटा एनम का कार्य है वो है इम्यूनाइजेशन के अंतर्गत कि कोल्ड चेन को मेंटेन करना। जो हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती हैं उनके लिए ये बहुत ही अत्यंत आवश्यक है कि कोल्ड चेन प्रॉपर मेंटेन हो। अगर कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होगी तो क्या होगी, वैक्सीन खराब हो जाएंगी बेटा, और अगर खराब वैक्सीन बच्चे को इंजेक्ट की जाएंगी तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो कोल्ड चेन मेंटेन करने में भी एक एनम की बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और इस कार्य को उसको पूरी ईमानदारी, और क्योंकि ये बच्चों की स्वास्थ्य का सवाल है। उसके बाद में टीकाकरण कार्ड बनाना, बच्चे को आप रिकॉर्ड रखना अपने पास सब सेंटर के ऊपर, और वैक्सीन से रिलेटेड लोगों को जागरूक करना कि ये वैक्सीन किस किस बीमारियों के लिए दी जाती हैं, क्यों ज़रूरी है और समय समय पे कब कब उनको ये वैक्सीन लगनी है। आपके सब सेंटर पे टीकाकरण दिवस का आयोजन कब कब हो रहा है, आंगनबाड़ी पे कब कब हो रहा है, यह जानकारी एक एनम का कार्य है कि वहाँ के जो बेनिफिशरीज हैं उनको उपलब्ध कराना। तो बेटा तीसरा जो महत्वपूर्ण रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के एक एनम का कार्य और दायित्व वह है फैमिली प्लानिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। इसके अंतर्गत जो योग्य दंपति हैं उनको परिवार नियोजन के तरीकों की जानकारी देना कि एक सब सेंटर पे कौन कौन से परिवार नियोजन के जो साधन है वह उपलब्ध हैं, जैसे कंडम, ओरल पिल्स हैं, कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं बेटा, कॉपर्टी है और परमानेंट मेथड्स हैं स्टरलाइजेशन के, जिनके लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पे कैंप लगाए जाते हैं उनकी जानकारी देना। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड मंथ में एक बार उनसे मीटिंग करना, उनको बोलना है कि आप लोगों को घर घर जाके जो महिलाएं हैं उसको पुरुष नसबंदी के लिए भी मोटिवेट करना, उनके पतियों को जाके। तो ये एएनएम का कार्य है कि वह जो कैंप्स लगे हैं उनकी जानकारी देना और उसके सब सेंटर पे जो परिवार नियोजन के साधन उपलब्ध हैं उन लोगों को उनकी बेनिफिशरीज जो हैं उनको की पहचान करना और वो साधनों को उपलब्ध करवाना। तो और एक एएनएम को ये भी निश्चित करना है कि जो परिवार नियोजन के साधन है क्या उसकी उपलब्धता
उसके पास अप्रोप्रिएट है या नहीं है, अगर साधनों की कमी है तो आगे डिमांड डालना कि भाई ये साधन सब सेंटर पे चाहिए, और उन साधनों को इजीली इस तरीके से मैनेज करना कि लोगों की पहुंच में वह इजीली उन तक पहुंच सके। होम विजिट करके फैमिली प्लानिंग के लिए मोटिवेट करना लोगों को, ये भी एक एएनएम का कार्य है, उसकी जिम्मेदारी है। जो चौथा कार्य एक एएनएम का है वह है बेसिक ट्रीटमेंट और डिजीज कंट्रोल करना। जिस गांव में सब सेंटर स्थापित है वहां की जनता को प्राथमिक उपचार और रोग नियंत्रण कार्य करना एक एएनएम का कार्य है। सामान्य बीमारियां मतलब भाई ज़्यादा हाई जो बहुत ही डेंजरस डिजीज है उनका क्योर तो एएनएम नहीं कर सकती, लेकिन जो सामान्य बीमारियां कौन कौन सी है बेटा? डायरिया हो गया, बुखार हो गया, कोई स्किन का इन्फेक्शन हो गया, उनका प्राथमिक उपचार करना, और उसको अगर ऐसा लगता है तो पीएचसी पे उन पेशेंट्स को रेफर करना। सब सेंटर पे ओआरएस उपलब्ध होते हैं तो उनका वितरण करना होता है। एनीमिया और कुपोषण की पहचान करके जो आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट्स अवेलेबल हैं वो देना, और अगर एचबी बहुत ज़्यादा कम है तो उसको पीएचसी पे रेफर करना। टीबी की दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और मरीजों को दवाइयाँ उपलब्ध करवाना, और टीबी के पेशेंट का रेगुलर फॉलोअप करना एक एएनएम का महत्वपूर्ण कार्य है। मलेरिया जैसे रोगों की जांच में सहयोग करना। सहयोग कैसे करेगी ना मलेरिया जैसी जांच में? वह जो बुखार के जितने भी पीड़ित हैं उनकी स्लाइड लेगी और उसको पीएचसी पे जमा करवाएगी, और उसके बाद में उन मरीजों का फॉलोअप करेगी। तो ये हो गए बेसिक ट्रीटमेंट और डिजीज कंट्रोल के कार्य जो एक एएनएम को करने चाहिए। फिर है पांचवा कार्य एक एएनएम की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कम्युनिटी हेल्थ वर्क करना, उसको सामुदायिक स्वास्थ्य उसका कार्य करना। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्य में एक एएनएम होम विजिट करेगी, घर घर जाकर वो स्वास्थ्य शिक्षा देगी लोगों को, पर्सनल हाइजीन मेंटेन के लिए बताएगी, उसको हैंड वॉश के बेनिफिट्स बताएगी, हैंड वॉश का तरीका बताएगी, ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन करना है उसका बेनिफिट्स बताएगी, ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करने के उसमें उसको क्या क्या रोग हो सकते हैं, मरीज को अगर डेली नहीं नहाई तो क्या क्या रोग हो सकते हैं। तो पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं उनको लोगों को उपलब्ध कराना एक एएनएम की जिम्मेदारी है। वाटर बॉर्न डिजीजेस के बारे में बताना, लोगों को जागरूक करना कि घर के सामने कोई गड्ढा वगैरह या कुछ भी है तो उसमें जो अगर पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसको इकट्ठा नहीं होने देना है। कूलर वगैरह में पानी है बारिश के दिनों में तो उसको जो लार्वा है उनको पनपने नहीं देना है। ये जानकारी एक एएनएम वहां के लोगों को उपलब्ध करवाएगी। एक एएनएम का काम है कि गांव के जो आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, और समय समय पर जो चलाए गए हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जानकारी देना, और ये सुनिश्चित करना कि इनका प्रचार प्रसार गांव में प्रॉपर तरीके से हो, लोगों की इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जा सके समय समय पे, ताकि इसका लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना फ़ायदा उठा सके। विलेज हेल्थ सर्वे करना एक एएनएम का कार्य, विलेज हेल्थ सर्वे करना। विलेज हेल्थ सर्वे के अंदर समय समय पर अलग अलग सर्वे किए जाते हैं बेटा, जैसे योग्य दंपतियों का सर्वे करना, गर्भवती महिलाओं का सर्वे करना, किशोरी बालिकाओं का सर्वे करना, पीएनसी या धात्री माताओं का सर्वे करना, और समय समय पे जो मौसमी बीमारियां हैं जैसे बारिश के बाद में कौन सी बीमारियां ज़्यादा फैलती बेटा? मच्छर जनित जो रोग होते हैं जैसे मलेरिया, डेंगू, ये सब, तो लोगों को उनके बारे में जानकारी देना, और ये भरसक प्रयास करना कि जिस एरिया में उसका सब सेंटर है वहाँ पे ये रोग ना फैले। उसके बाद में जो छठा महत्वपूर्ण कार्य एक एएनएम का वो है बेटा रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्टिंग का कार्य करना। उसको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना और प्रॉपर समय समय पे पीएचसी पे रिपोर्टिंग कार्य करना। रिकॉर्ड्स में कौन कौन से रिकॉर्ड आते हैं? रिकॉर्ड्स में आएगा बेटा एएनसी रजिस्टर, वो मेंटेन करना उसका कार्य है, पीएनसी रजिस्टर मेंटेन करना, वैक्सीनेशन रजिस्टर मेंटेन करना, और एचएमआईएस रिपोर्ट तैयार करना, सब सेंटर की सभी कार्यों की मंथली रिपोर्ट बनाना, और उसकी एक कॉपी कहाँ जमा करना? प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जमा करना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे जमा करना। आठवां जो एक एएनएम का कार्य है वह है स्कूल हेल्थ एक्टिविटीज, यानी स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं। स्कूल हेल्थ एक्टिविटीज में एक एएनएम जो स्कूल में जाके कांटेक्ट करेगी, एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड करेगी, उस दिन सभी बच्चों की, उस दिन पूरी टीम आएगी, पीएचसी से डॉक्टर्स आएंगे, तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज में उनका सहयोग करना कि बच्चे का स्वास्थ्य परीक्षण, जो स्कूल में जो बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण में भाग लेना एक एएनएम का कार्य है। किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में सहयोग करना एक एएनएम का कार्य है।
जो नवा कार्य एक एनम का है, रोल इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भूमिका। जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम समय समय पर गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे मलेरिया, टीबी, HIV, एड्स है, पल्स पोलियो इत्यादि जो अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाती हैं, उन कार्यक्रम के अंदर गतिविधियां करना, एक्टिविटीज करना, जो दवाएं गवर्नमेंट के द्वारा जो किट्स अवेलेबल हैं उनका वितरण करना, लोगों को जागरूक करना, ये एक एनम का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर। 10वां जो कार्य है एक एनम का वो है सब सेंटर मैनेजमेंट, सब सेंटर पर प्रबंधन करना। सब सेंटर मैनेजमेंट कैसे करेगी एनम? सब सेंटर मैनेजमेंट करेगी बेटा, वो ये सुनिश्चित करेगी कि उसके सब सेंटर में साफ सफाई तो ढंग से हो रही है नहीं हो रही, दवाइयों का रख रखाव, जो टेम्परेचर मेडिसिन के ऊपर इंगित किया जाता है, जो तापमान मेडिसिन के ऊपर क्या हुआ है उस क्या ऐसा तो नहीं है कि वो धूप में पड़ी हैं उसकी दवाइयाँ, या फिर ऐसे प्रॉपर उसको मैनेज करेगी। वो आवश्यक उपकरणों की आवश्यकता सुनिश्चित करना, जो जैसे कि एक एनम के पास गर्भवती स्त्री आई, उसका HU उसको चेक करना है, उसका BP उसको चेक करना है, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उसका वजन उसे नापना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास जो वेट मशीन होनी चाहिए, बच्चे का वजन नापने के लिए बेबी वेट मशीन होनी चाहिए उसका। तो वो सुनिश्चित करेगी कि जो इंस्ट्रूमेंट्स उसको आवश्यक है क्या उसके सब सेंटर पे है, अगर नहीं है तो वो PSC पे जो उसके MOIC इंचार्ज हैं, जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज हैं, उनको वो डिमांड देगी कि मुझे ये इंस्ट्रूमेंट्स मेरे सब सेंटर पे चाहिए अपनी सेवाएं देने के लिए। और विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे का आयोजन करना, VHND बोलते हैं बेटा, VHND, विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे का आयोजन करना एक एनम का की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अपने जो 9 रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी हैं, उसके बाद में एक है अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी क्या क्या है, वो मुख्य जो एक एनम की भूमिका है, एक एनम के कार्य हैं, वो अपने पढ़े हैं। और इसके अलावा भी कुछ कार्य हैं जो एक एनम को करने चाहिए। वो है इमरजेंसी कंडीशन में स्वास्थ्य सेवाएं देना, समय समय पे फील्ड विजिट करना, होम सर्वे करना, आशा को ट्रेनिंग देना और उसका मार्गदर्शन करना। तो बेटा आज अपन ने जो टॉपिक पढ़ा है वो है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनम। एक एनम के क्या कार्य है, क्या उसके दायित्व हैं, ये आपका एनम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आज आपको बहुत कोशिश की है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आए। तो ऐसे ही हम अपनी क्लास में हर एक टॉपिक को लेंगे, हर एक टॉपिक का थ्योरेटिकल जो पार्ट है उसको क्लियर करवाने की कोशिश करेंगे। तो बेटा ऐसे ही अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मेरी क्लासेस से जुड़े रहिए, मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। और मुझे इतनी देर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें बेटा। थैंक यू, बाय बाय।